हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टडी वेल चैनल। आज इस वीडियो में हम 9th और 10th सितंबर के टॉप करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। ये रिसेंट न्यूज़ है। सीपी राधाकृष्णन जी न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन जी इन्हें भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है और ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने जगदीप धनखड़ की जगह ली है, जो पूर्व उपराष्ट्रपति है। सीपी राधाकृष्णन जी को भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। ये 15वें उपराष्ट्रपति है और इन्होंने जगदीप धनखड़ की जगह ली है। राधाकृष्णन जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और ये मूल तमिलनाडु से आते हैं। इससे पहले ये महाराष्ट्र झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सांसदों द्वारा किया जाता है और इससे पहले वो झारखंड और तमिलनाडु के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विकसित रूसी कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है जिसने शुरुआती क्लिनिक ट्रायल में 100% प्रभावशीलता दिखाई है? तो रशियन वैक्सीन, कैंसर वैक्सीन जो है वो लॉन्च हुई है। तो उसका नाम क्या है? इंट्रोमिक्स, ये वैक्सीन का नाम है। तो इंट्रोमिक्स वैक्सीन रूस ने बनाई है और इसका मुख्य उद्देश्य कैंसर मरीजों के लिए बनाया है और कैंसर मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए इसे बनाया गया है। थोड़ा रशिया के बारे में देख लेते हैं। रशिया की कैपिटल यानी राजधानी है मॉस्को। मुद्रा यानी करेंसी है रशियन रूबल। अभी राष्ट्रपति जो है वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है और प्रधानमंत्री मिखेल मिशुतिन ये प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। और रशिया ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों की आत्महत्या जैसे गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता फैलाना और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संवाद को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 2003 से ये दिवस मनाया जा रहा है, 2003 से, और इसका उद्देश्य यही आत्महत्या को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। और इस बार की थीम क्या है? चेंजिंग द नैरेटिव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस बार की थीम है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आधिकारिक थीम क्या है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल ईरा, ये इस साल की 2025 की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में शिक्षा, साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। 1966 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। तो 1966 से ये दिवस मनाया जा रहा है और ये यूनेस्को ने घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। थोड़ा यूनेस्को के बारे में देखते हैं। फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। हेडक्वार्टर पेरिस में है और टोटल सदस्य है 194 2025 में, मतलब ये साल के हिसाब से आज तक 194 इतने टोटल मेंबर देश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, CAFA नेशंस कप 2025 किस देश ने जीता? तो CAFA नेशन कप उज़्बेकिस्तान ने जीता और भारत ने ब्रॉन्ज जीता ओमान कंट्री को हरा के। और नेशन कप जीता है उज़्बेकिस्तान कंट्री ने। भारत ने ओमान को हराकर CAFA नेशन कप 2025 में कांस्य पदक जीता। और ये CAFA नेशन कप का दूसरा संस्करण था। मध्य एशिया की द्विवार्षिक पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से 8 सितंबर तक चला। ये तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के विभिन्न स्थलों में खेला गया। और इस बार की मेज़बानी किसने की? उज़्बेकिस्तान ने इसकी मेज़बानी की और ने फाइनल में पिछले चैंपियन ईरान को हराकर अपना पहला CAFA नेशन कप खिताब जीता। तो ये उज़्बेकिस्तान का पहला CAFA नेशन कप था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने जापान की ASEAN 1 को लिमिटेड के साथ वैश्विक करियर अवसर बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो मेघालय ने हस्ताक्षर किए हैं जापान के साथ। तो क्या इसका उद्देश्य है, देखते हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य मेघालय के युवाओं के लिए जापान में वैश्विक कौशल और रोजगार के अवसर पैदा करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो मेघालय ने जापान की ASEAN 1 कंपनी के साथ वैश्विक करियर अवसर बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो हेतु क्या है? तो मेघालय के युवाओं के लिए जापान में वैश्विक कौशल और रोजगार के अवसर पैदा करना। अगला क्वेश्चन, किस देश ने गेली नक्षत्र के समूह 5 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो चाइना ने किया है, चीन ने किया है। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च द गेली कंस्टलेशन ग्रुप ऑफ 5 सैटेलाइट्स। चाइना के बारे में देखते हैं। कैपिटल बीजिंग, करेंसी है युआन और करंट राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री है ली कियांग। ये प्रधानमंत्री है, PM है। चीन ने गेली नक्षत्र समूह 5 उपग्रहों को सफल प्रक्षेपण किया है 9 सितंबर 2025 को। बीजिंग का जो समय 3:48 ग्रीन स्पेस, एक चीनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपने गेली नक्षत्र के लिए कुल 11 उपग्रहों का कंस्टलेशन किया है और इसमें स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट के माध्यम से तेयुआन सैटेलाइट लॉन्च किया है और रिजाओ शहर के पास शानडोंग प्रांत पूर्वी चीन से किया गया है। और 2025 तक कुल 75 उपग्रहों को शामिल करने की इसकी योजना है और उसका उद्देश्य है कि वैश्विक उपयोगकर्ताओं को व्यावसायिक उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार सेवाएं को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अक्टूबर 2027 तक इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव को 2027 तक इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है और इन्होंने प्रतिम सेनगुप्ता की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। तो उनकी जगह ये लेने वाले हैं। 2027 तक ये कार्यरत होंगे। भारत में असम में पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस कंपनी ने सफलतापूर्वक पूरी की है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कब करेंगे? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने बांस आधारित बायो रिफाइनरी इस कंपनी ने सफलतापूर्वक की है और इसका उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को होने वाला है।
भारत की पहली बास आधारित बायो रिफाइनरी सफलतापूर्वक पूरी की गई है सितंबर 2025 में, और इसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, और असम ने नुमालीगढ़ में भारत में पहली बास आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक किया है, और इसका उद्घाटन 14 सितंबर को होने वाला है प्रधानमंत्री के हाथों। भारत में जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीरा उत्पादक राज्य है गुजरात, 4,20,000 इतना टन उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे महाराष्ट्र और पाँचवें पे हरियाणा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक देश है। गुजरात सबसे अग्रणी राज्य है और देश का कुल जीरा उत्पादक इसका योगदान लगभग 70% इतना है। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जीरा का उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, लगभग 70% इतना पूरे देश में इसका उत्पादक है, और राजस्थान का दूसरे नंबर पे आता है। उसी के पीछे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा भी जीरा उत्पादन में शीर्ष पे है। गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इरफान अली, ये गुयाना कंट्री के वर्तमान प्रधानमंत्री बने हैं, पीएम बने हैं। गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, मुद्रा डॉलर। अभी राष्ट्रपति है इरफान अली और प्रधानमंत्री है मार्क फिलिप्स। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली को 1 सितंबर 2025 को है आम चुनाव में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। तो ये फिर से दूसरी बार पीएम के रूप में चुने गए हैं, और इनकी पार्टी है पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी। इन्होंने 65 सीटों में से 36 सीटें जीतकर मजबूत बहुमत हासिल किए हैं और विजयी हुए हैं। 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? केपी शर्मा कोली, जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा है, करेंसी है नेपाली रुपया। तो नेपाल के पीएम ने क्यों रिज़ाइन किया है, क्यों इस्तीफ़ा दिया है? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने 9 सितंबर 2025 को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस इस्तीफे के पीछे मुख्य कारण देश भर में भड़कते विरोध प्रदर्शन थे। खासकर युवा वर्ग ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन किया। इस्तीफा देने वाले केपी शर्मा ओली इस्तीफे की तारीख 9 सितंबर को दी, और उसका कारण है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इसका मुख्य कारण है उनका इस्तीफा देने के पीछे। स्वच्छ वायु संरक्षण में प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? इंदौर। स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार में के अंतर हर साल 7 सितंबर को घोषित होता है, और यह पुरस्कार उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने वायु प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ हवा के प्रयासों में बेहतरीन काम किया है। तो विजेता शहर है इंदौर, जो पहले स्थान पे है। तो 10 लाख की आबादी वाला ये शहर है, और इन्हें स्वच्छता वायु संरक्षण पुरस्कार इस साल का मिला है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता पहचान सत्यापन के लिए आधार को कितने दस्तावेज के रूप में अनुमति दी है? तो टोटल 12 यानी 12। सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल देखते हैं। 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, स्थान है। और प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हरिलाल जे कनिया। और वर्तमान कौन है? DY चंद्रचूड़, ये करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और निवृत्ति की आयु है 65 ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता पहचान सत्यापन के लिए आधार की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह विशेष गहन
पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की पहचान सत्यापन हेतु आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें। यह कदम देश भर में चल रहे मतदाता पहचान सुधार अभियान के तहत एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य ने हाइड्रोजन चलित ट्रेन का परीक्षण किया और इसके मुख्य फीचर्स क्या है, जैसे पर्यावरणीय लाभ और प्रास्ताविक मार्ग। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन वॉज टेस्टेड इन तमिलनाडु एट द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो हाल ही में भारत में किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में हाइड्रोजन चलित ट्रेन का परीक्षण किया गया है। भारत की हाइड्रोजन चलित ट्रेन भारतीय रेलवे ने चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हाइड्रोजन चलित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है और यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शून्य से के साथ चलती है। और मुख्य बिंदु इसके ये है कि ट्रेन को जिंद और सेनापत के बीच चलाने की योजना है और यही परियोजना रेलवे की हरित ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन लक्ष्यों का हिस्सा है। तो कौन से स्टेट में, तो कौन से राज्य में इसका परीक्षण हुआ है? तमिलनाडु में। तो ये रहे आज के 9th और 10th सितंबर के टॉप करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फर्स्ट स्टडी वेल चैनल। थैंक यू।